नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, लोकसभा चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव में आप सभी लोगों की ड्यूटी लगी होगी। किसी की पीठासीन अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी होगी, किसी की प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में और किसी के द्वितीय मतदान अधिकारी के रूप में। लोकसभा चुनाव में पीठासीन अधिकारी को बहुत सारे कागज भरने होते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है पीठासीन अधिकारी की डायरी, मतपत्र लेखा और मॉक पोल सर्टिफिकेट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीठासीन अधिकारी अपनी डायरी को कैसे भरें। तो फुल डिटेल में मैं आपको बताऊंगा एक एक पॉइंट, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि पीठासीन की डायरी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रपत्र होता है जो पीठासीन को भरना होता है और ये आपका खुला ही जमा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पीठासीन अधिकारी की डायरी, आपको इस तरह की डायरी आपको मिलेगी जिसमें बहुत सारे पॉइंट आपको होंगे जिनको आपको बहुत ही ध्यान से भरना है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है निर्वाचन क्षेत्र की नाम स्पष्ट अक्षरों में। आपका जो भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। दूसरा, मतदान की तारीख, किस दिन को आपके यहाँ मतदान हो रहा है, प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में, वो डेट आप यहाँ पर लिख देंगे। तीसरा पॉइंट है मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम। आपको कौन सा मतदान केंद्र आवंटित किया गया है उसकी संख्या और नाम इसको लिख देंगे। इसको पहले ही तैयार कर लेंगे। देखिए, पीठासीन अधिकारी की डायरी में बहुत सारे पॉइंट मतदान के बाद भरे जाते हैं, कुछ मतदान के दौरान भरे जाते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट आप पहले ही से भरकर तैयार रख सकते हैं, क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो इसको पहले से ही तैयार कर लीजिए, मतदान केंद्र की संख्या और नाम। देखिए, अगला पॉइंट है मतदान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। देखिए, मतदान केंद्र ज़्यादातर सरकारी बिल्डिंग में ही स्थित हैं, तो आप इसमें शासकीय या अर्ध शासकीय भवन इस पर टिक कर देंगे। कहीं कहीं पर ऐसा भी है कि मतदान केंद्र किसी प्राइवेट स्कूल में या किसी निजी भवन में हो, इस तरह से वहाँ पर आप इस पर लिख दीजिए। और अगर आपका अस्थायी संरचना है, कोई टेम्परेरी टेंट लगा रखा है, इस तरह का मतदान केंद्र बना रखा है, तो यहाँ अस्थायी संरचना पे टिक कर दीजिए। नंबर 4, स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो। अगर स्थानीय रूप से वहीं पर गांव में ही कोई मतदान अधिकारी भर्ती किया गया है, उसके पास लेटर है, तो आप यहाँ पे संख्या लिख देंगे, वरना आप यहाँ पर नील लिख देंगे। उसके बाद सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो तो ऐसी नियुक्ति के कारण। देखिए, ऐसा वैसे नहीं होता, जितने भी मतदान अधिकारी होते हैं आपकी पार्टी में, पीठासीन अधिकारी, प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी, तृतीय मतदान अधिकारी, ये सब होते हैं, लेकिन अगर उनमें मतदान अधिकारी की अनुपस्थित है और उस अनुपस्थिति में कोई दूसरा मतदान अधिकारी नियुक्त किया गया है, तो आप उसके बारे में यहाँ पर लिख देंगे, क्या कारण है, किस वजह से नियुक्त किया गया। अब बात करते हैं छठा पॉइंट, जो आपका मतदान मशीन के बारे में है, आपका CU, BU, वीवीपैट के बारे में है। तो इसमें देखिए, नंबर 1 पॉइंट है आपका पहला, उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या। तो कंट्रोल यूनिट की संख्या ज़्यादातर 1 होती है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 01। उसके बाद दूसरा है उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या, यानी जो कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या है वो यहाँ पर लिखेंगे। कंट्रोल यूनिट के पर जो एड्रेस टैग होगा उसके ऊपर उसकी कंट्रोल यूनिट की संख्या लिखी होगी, जो भी संख्या होगी वो संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है मतदान में लाई गई मतदान यूनिट BU की संख्या, यानी बैलेट यूनिट आपके यहाँ कितनी है। अगर आपके यहाँ कैंडिडेट 16 से ज़्यादा हैं, 15 से ज़्यादा हैं, तो आपके 2 BU होंगे यहाँ पर, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर 1 ही होती है बैलेट यूनिट। अगर 1 है तो आप 1 लिखेंगे और 2 है तो 2 लिखेंगे। मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 4, उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की क्रम संख्या। तो यहाँ पर पॉइंट 4 में, चौथे पॉइंट में, उसकी क्रम संख्या जो आपका बैलेट यूनिट है उस पर क्रम संख्या लिखा होता है, वो डिटेल में आप इसमें लिख दीजिए। इस सब काम को आप एक दिन पहले शाम को कर सकते हैं, मतदान के दौरान भी कर सकते हैं, लेकिन आप पहले ही भर लेंगे तो ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे कागज़ होते हैं, आपको बहुत टाइम लगता है। अब पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं, उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या। देखिए, आपको 2 तरह की पेपर सील मिलती है।
एक आपको ग्रीन पेपर सील मिलती है और एक आपकी पिंक पेपर सील मिलती है। तो यहाँ पर पिंक पेपर सील की ज़रूरत हमें नहीं है, हमें है ग्रीन पेपर सील की, क्योंकि पिंक पेपर सील तो आपको जब आप वीवीपैट की जो पर्ची निकलती हैं फर्जी मतदान की, जो आपका मॉक पोल होता है उनमें सील करते हैं, फिर उसे पिंक पेपर सील में करके डिब्बे में बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लिखनी है पेपर सील कितनी उपयोग में लाई, तो आप एक ही पेपर सील को उपयोग में लाएंगे, आपको 2 या 3 पेपर सील मिलेंगी। वैसे 3 मिलती हैं, 2 भी हो सकती हैं, तो आप उपयोग में एक ही लाएंगे और उस पेपर सील की क्रम संख्या आप यहाँ पर लिखेंगे 7वें पॉइंट के सेकंड में, कि जो पेपर सील, जो पहले आपके पेपर सील जो आती थी वो ABCD वाली आती थी, लेकिन अब जो पेपर सील आती है वो A और B वाली आती है। उसमें A और B होता है, बहुत ईजी होती है उसकी भी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से वो आपको करना है। तो देखिए ये पेपर सील की संख्या आप यहाँ पे लिख देंगे और जो अपने उपयोग की वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अब पॉइंट नंबर 7A पर आते हैं। ये तो बात हुई पेपर सील की, इसके साथ साथ आपको कुछ स्पेशल टैग भी मिलेंगे। देखिए 7A में पहला, आपको कितने स्पेशल टैग मिले, 3 से 4 स्पेशल टैग मिलेंगे। मान लीजिए आपको 3 मिले तो आपने 3 लिख दिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है प्रदाय की गई स्पेशल टैगों की क्रम संख्या, कितने हैं, 3 है तो तीनों की क्रम संख्या, पहला कोमा दूसरा कोमा तीसरा, तीनों टैग आप इसमें लिख देंगे। ये तो हुए जो आपको दिए गए हैं स्पेशल टैग। अब अगला पॉइंट है उपयोग में लाए गए स्पेशल टैग की संख्या। स्पेशल टैग आपने कितने यूज किए, तो आपका एक ही स्पेशल टैग यूज होगा, तो यहां पर स्पेशल टैग की संख्या आप 0, 1 लिख देंगे, इस तरह से लिख देंगे। नेक्स्ट आते हैं, अब बात देते हैं, अगला पॉइंट है उपयोग में नए लाए गए वापस किए गए स्पेशल टैगों की संख्या। तो 2 क्रम संख्या उनकी लिखनी है, संख्या नहीं लिखनी, उनकी क्रम संख्या लिखनी है। तो 2 स्पेशल टैग आपके बचे, पहला यहां लिखा कोमा लगाया, दूसरा टैग आपने यहां लिख दिया, क्योंकि 3 थे आपके पास तो 3 में से आपने ये लिख दिया। अब आते हैं 7B में। अब देखिए जिन मतदान केंद्रों में वीवीपैट का प्रयोग हुआ है उन पर लागू व्यवस्था है। देखिए वीवीपैट हर जगह यूज हो रहा है, तो ये वीवीपैट का आपका पॉइंट भरा जाएगा। ये तब की है कि जब वीवीपैट कहीं कहीं पर यूज होता है, लेकिन अब वीवीपैट हर जगह यूज हो रहा है। तो उपयोग किए गए वीवीपैट की संख्या, तो वीवीपैट ज़्यादातर एक ही यूज होता है। अगर मान लीजिए कोई गड़बड़ हो जाती है वीवीपैट में तो हमें दूसरा यूज करना होता है, लेकिन वैसे एक ही यूज होता है। तो 0, 1 यहाँ पे आपके लिख देंगे। उसके बाद वीवीपैट का क्रमांक क्या है ये आप उसमें लिख देंगे। तो ये आप उसको पहले ही भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ आपकी फिक्स होती है। जब मतदान शुरू हो जाता है तो शुरू होने के दौरान भी आप इस सबको भर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है कॉलम नंबर 8, ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किया है। यानी कितने मतदान अभिकर्ता आपके नियुक्त हुए, कितने अभ्यर्थी थे। ऐसा भी हो सकता है कि 1 कि 2 मतदान अभिकर्ता हो जाएं, तो आपको अभ्यर्थियों की संख्या लिखनी है। ज़्यादातर 2 या 3 लोगों के बीच में फाइट होती है और उनके मतदान अभिकर्ता होते हैं, तो जितने भी होंगे, आप मान लीजिए 4 हैं तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 में फर्स्ट है मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या। शुरू में आपके कितने, जब आपने मॉक पोल शुरू किया उस टाइम आपके कितने मतदान अभिकर्ता आए, आप उनको मतदान अभिकर्ताओं को पहले ही बता दीजिए, क्योंकि आपको इस बार मॉक पोल 90 मिनट पहले शुरू करना है। 7 बजे से आपकी पोलिंग है, तो आपको 5:30 बजे उनको स्टार्ट करना है। तो आप उनको पहले बता दीजिए, आप 5:30 तक जरूर आ जाइए, क्योंकि 5:30 बजे मॉक पोल स्टार्ट होगा। और उसके बाद भी अगर वे नहीं आते हैं तो आप 15 मिनट उनका इंतजार कर सकते हैं, और उसके बाद अपने जितने भी मतदान अधिकारी हैं उनकी उपस्थिति में आप मॉक पोल को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उनकी संख्या लिख देंगे। मान लीजिए 2 अभिकर्ता थे, उन 0, 2 यहाँ पर आ गया। अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आए, 1 विलंब से आया, यहाँ पर 1 लिख दीजिए। जो भी कुछ है आपका मतदान की समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ता, मतदान की समाप्ति पर कितने अभिकर्ता थे, मान लीजिए आपके 3 थे, तो 3 यहाँ पे आप इसमें लिख देंगे। तो इस तीनों पॉइंटों को इस तरह से भर देंगे। अब बात आती है पॉइंट नंबर 10 की। अब देखिए पॉइंट नंबर 10 पे मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या, यानी कितने मतदाता आपकी वोटर लिस्ट में दिए गए हैं आपको, वो पॉइंट आपको यहाँ लिखना है। मान लीजिए 740 हैं, आप 740 लिख दीजिए। आप मान लीजिए आपको मतदान केंद्र पर नियत मतदाता जो आपको दिए गए वे 740 थे, आपने 740 लिख दिया।
उसके बाद दूसरा पॉइंट है, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या, यानी मतदान देने के लिए अनुज्ञात मतदाता कितने हैं। तो ज़्यादातर वही होते हैं जितने भी हैं आपके 740, और ऐसा भी हो सकता है इसमें आपके डिलीटेड हो, उनको घटा के आप लिख देंगे इसमें, तो इसमें लिख दीजिए आप, मान लीजिए 740 है तो 740 ही आप यहाँ पे लिख देंगे कितने लोगों ने मतदान किया। अब बात आती है, देखिए मतदान एक रजिस्टर होता है 17A, उसमें आपने कितनी एंट्री की, 17A में आपने कितनी एंट्री की वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 17A में एंट्री आपकी ज़्यादा हो और मतदान के लिए अनुज्ञात, क्योंकि वो तो लगभग बराबर ही होंगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतदान एंट्री हो जाती है उसके बाद वे मतदान नहीं करते, या किसी कारण से मतदान की प्रक्रिया का उल्लंघन करने के लिए आप उनको रोक दें, तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो ये आपका इसमें आ जाएगा। आगे है, मतदान मशीन के अंदर रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, ये आपका बाद में ही भरा जाएगा। ये पॉइंट जो है आपका पॉइंट नंबर 10, इसमें आपका पहला ही भर सकते हैं, पहला दूसरा पॉइंट, लेकिन तीसरा चौथा पांचवा आपका ऐसा होगा जो आपको बाद में भरना है। देखिए मतदान रजिस्टर के अनुसार कितनी संख्या है, वो रजिस्टर की संख्या आप इसमें लिख देंगे, कितने लोगों का आपने एंट्री की आपके द्वितीय मतदान अधिकारी ने। मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, मतदान मशीन जो है उसमें कितने मत रिकॉर्ड हुए, इसमें डिफरेंस हो सकता है, वैसे तो ज़्यादातर नहीं होता, इसमें डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कुछ आपको परीक्षण मत भी डालने पड़े, इन सब के बारे में मैं डिटेल में अलग बताऊंगा। परीक्षण मत डालने पड़े तो आपका मतदान मशीन में ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए किसी ने रजिस्टर में साइन कर लिए और रजिस्टर में साइन करने के बाद उसने मतदान प्रक्रिया में मत देने से मना कर दिया, तो उसमें आप रजिस्टर में एंट्री करेंगे तो रजिस्टर में एंट्री ज़्यादा हो जाएगी, मतदान मशीन में आपकी कम हो जाएगी। या कोई मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन कर रहा है, उसका रजिस्टर में एंट्री हो गई और आपने उसको मना कर दिया, तो इसमें डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बाद में जाके आपका टोटल बराबर ही होगा। मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया हो, ऐसे भी कोई हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और नहीं है तो आप हर जगह अगर कोई नहीं है तो वहां पर आप नील लिखते चले जाएंगे। तो ये आपका पहला पॉइंट हुआ। उसके बाद देखिए, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, ये 10वां हो गया। उसके बाद 11, यहां पर प्रथम मतदान अधिकारी के आप हस्ताक्षर करवा लेंगे, मतदाताओं के रजिस्टर के भार साधक यानी मतदान अधिकारी द्वितीय के आप हस्ताक्षर यहां पे करवा लेंगे। अब देखिए ये है आपका निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिया, तो इसमें आपको पुरुष और महिला की संख्या अलग अलग लिखनी होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका प्रथम मतदान अधिकारी है उसको आपको एक पेज देना है बनाकर कि पुरुषों की संख्या आपको अलग रखनी है, महिलाओं की संख्या आपको रखनी है। तो उसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई थी, मैंने उसमें एक चार्ट बताया था कि पुरुष और महिला के चार्ट आप रखिए अलग अलग, जिससे उसको पता चल सके कितने पुरुषों ने वोटिंग करी, कितने महिलाओं ने वोटिंग करी, कितने थर्ड जेंडर ने वोटिंग करी। तो इसमें आपके सारे के सारे इसमें आ जाएंगे और थर्ड जेंडर के भी आ जाएगा, टोटल आप यहां पे कर देंगे। अब बात आती है पॉइंट नंबर 12 की, चैलेंज मत कितने हैं आपके, यानी कोई चैलेंज हुआ, चैलेंज के बारे में भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि कोई मतदाता आया और उसकी पहचान को चैलेंज कर दिया, उसके किसी ने अभिकर्ता ने चैलेंज कर दिया, तो उसके लिए अलग से रसीद काटनी पड़ती है 2 रुपये की, और अगर मान लीजिए उसके चैलेंज गलत सिद्ध होता है तो उसकी रसीद उसकी रकम जब्त कर ली जाती है और उसको मतदान देने के लिए भेज दिया जाता है। और अगर वो गलत ही है वास्तव में, तो आप उसको पुलिस को दे दीजिए। तो इस तरह के होते हैं। तो अभ्याक्षेपित मत स्वीकृत किए कितने गए और अस्वीकृत किए गए, मान लीजिए आपका ये नीली है तो यह नीली होता चला जाएगा, वैसे तो ज़्यादातर नीली होता है, ऐसा कम ही कंडीशन आती है क्योंकि अब बहुत सारे देखे जाते हैं। स्वीकृत आपका 0 हो सकता है, अस्वीकृत भी 0, जब्त की गई रकम 0, और जब्त की गई अगर रकम है तो आप उसमें दर्शा सकते हैं। तो 12वां पॉइंट आपको उसी परिस्थिति के अनुसार भरना होगा। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, देखिए ये बहुत ही अलग पॉइंट है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र ईडीसी प्रस्तुत करने पर मत दिया। देखिए जो ईडीसी प्रमाण पत्र देंगे उसमें आपकी पार्टी के सदस्य भी हो सकते हैं, कोई अन्य लोग भी हो सकते हैं, तो उनसे आप ईडीसी ले लेंगे, उसका अलग लिफाफा बनता है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और उन लोगों की संख्या आपको यहाँ पे लिखनी होगी ईडीसी की। मान लीजिए आपके 3 ईडीसी हैं,
इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं, जो ईडीसी लेके आएगा उसका जो निर्वाचक नामावली है, मान लीजिए उसमें 740 वोट है, और जितने भी ईडीसी आपके आएंगे तो उसमें 741, 742, 743 मान लीजिए, ये क्रमांक आपको जो चिन्हित पड़ती है उसमें भी उनकी डिटेल लिखनी होगी, जो भी ईडीसी लेके आएगा। ईडीसी के बारे में अलग से बताऊंगा मैं, क्या होता है ईडीसी। स्पष्ट रूप से ईडीसी, पोस्टल बैलेट और पीवी प्रॉक्सी बोले, इनके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। देखिए इसमें प्रवासी ओवरसीज मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान किया उसके बारे में लिख देंगे। ऐसे वैसे बहुत कम आते हैं, ज़्यादातर ये नीली पॉइंट होता है जो घर गांव छोड़ के चले गए। उसके बाद देखिए ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से वोट दिया, तो ये भी ज़्यादातर नीली होता है, अगर होता है तो उन मतदाताओं की संख्या आप इसमें लिख देंगे। उसके बाद 15वां पॉइंट है प्रॉक्सी द्वारा दिए गए मतों की संख्या। इसको भी मैं जिस वीडियो में मैं ईडीसी के बारे में बताऊंगा, पोस्टल बैलेट के बारे में बताऊंगा, प्रॉक्सी वालों के बारे में भी मैं उसी वीडियो में बताऊंगा। इसमें प्रॉक्सी मत जितने भी हैं, प्रॉक्सी का मैं आपको छोटा सा बता देता हूं। मान लीजिए कोई सैनिक है, वो बॉर्डर पे तैनात है, लेकिन उसे अपनी वोट डालनी है, तो वो क्या करेगा, अपने परिवार से किसी सदस्य को नॉमिनेट कर देगा। तो उसके लिए नॉमिनेटर के लिए उसे लेटर मिलेगा और उसमें प्रॉक्सी की डिटेल भी लिखी होगी, आपको जो वोटर लिस्ट मिलेगी कि इसका प्रॉक्सी ये है, उसमें डिटेल से वो उसकी वोट डाल सकता है। तो प्रॉक्सी भी इसमें लिख देंगे आप, प्रॉक्सी से कितने लोगों ने मत डाला, अगर नहीं डाला तो उसको भी आप इसमें नील कर देंगे। नेक्स्ट आपका निवेदित मतों की संख्या। आपको निवेदित मतों की संख्या, कितने आपके मत डाले गए, निवेदित मत कितने गिरे, अगर नहीं गिरे तो आप इसको नील कर देंगे। और डाले जाते हैं, मान लीजिए 2 डाले जाते हैं, 3 डाले जाते हैं निवेदित मतपत्र, तो वो डिटेल आप इसमें लिख देंगे। वैसे तो ज़्यादातर नील ही होता है, तो इसको आप परिस्थिति के अनुसार भर लेंगे। अगर मान लीजिए एक निवेदित मतपत्र होगा, निवेदित मतपत्र से मतलब है, मैं आपको यहीं बता देता हूँ, निवेदित का मतलब है मान लीजिए आपकी वोटिंग सही चल रही है, लेकिन कुछ देर बाद आपको पता चलता है आपके प्रथम मतदान अधिकारी को, जो मतदाता आया है उसकी वोट पहले ही डल चुकी है और आप देख रहे हैं कि उसकी वोट डल गई है और वो रियल है, तो वो क्या करेगा, उसको फिर वोट डालने का अधिकार होता है। तो उसको निवेदित मतपत्र, जो 20 मतपत्र मिलते हैं उनसे उसकी वोटिंग होती है, उसके लास्ट नंबर वाला निवेदित मतपत्र जारी कर दिया जाता है और उसको निवेदित मतपत्र, इसका लिफाफा अलग होता है, उसमें उसका मतपत्र जाता है, उसे ईवीएम से वोट नहीं डाला जाता। तो निवेदित मत कितने हैं वो संख्या आप यहां पर लिख देंगे, 1 है 1, 2 है 2, नील है तो नील। उसके बाद 17वां है निर्वाचकों की संख्या जिनसे उनकी उम्र की घोषणाएं प्राप्त की गई। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हालांकि ये सब चीज़ प्रैक्टिकली संभव नहीं होती, तो जिनकी उम्र के बारे में, यानी आपको लगता है उसकी उम्र कम है, उनसे घोषणाएं प्राप्त की जाती है। जिन्होंने ऐसी घोषणाएं करने से इनकार कर दिया, वे भी हो सकते हैं कि मैं तो ये घोषणा नहीं करता, तो उनकी संख्या आप इसमें लिख देंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 18 है, क्या मतदान स्थगित करना था, यानी आप मतदान स्थगित किया गया, यदि ऐसा था तो स्थगन का कारण, और नहीं तो यहां पर नहीं लिख देंगे। अगर मतदान स्थगित नहीं हुआ तो यहां पर नहीं लिख देंगे। अब पॉइंट नंबर 19 है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आपको प्रत्येक 7 से 9 तक, 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3, 3 से 5, तो इसकी भी आप एक टेबल से बना के ले जाइए तो ज़्यादा बेटर है। मैं इस टेबल भी आपके बना के उपलब्ध करा दूंगा आपको। तो इसमें बना के लीजिए 7 से 9 बजे तक कितनी वोट डली, 9 से 11 तक कितनी वोट डली। तो जैसे आप महिला पुरुष का बनाएंगे तो उसमें 7 से 9, 9 से 11, उसमें उस चार्ट की मदद से आप इसको कर सकते हैं। तो इसमें आपको लिखनी पड़ेगी, प्रत्येक 2 घंटे में डालोगे मत, 7 से 9 तक कितने मत डाले, मान लिया 20 डाले, उसके बाद यहाँ 50 हो गए, उसके बाद यहाँ 60 हो गए, तो इसमें और बाद में यहाँ आप कर देंगे टोटल इसका। तो टोटल इतना आना चाहिए जो आपकी वोट टोटल गिरी है, तो वो टोटल आपका यहाँ पे आ जाना चाहिए। मतदान के प्रारंभ समाप्ति के समय के अनुसार आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो ये आपका 5 बजे तक दे रखा है, लेकिन 5 बजे तक का टाइम नहीं है। देखिए 6 बजे तक का है, तो इसे आप चेंज कर लेंगे। 3 से 5 है तो 5 से 6 और कर लीजिए, बढ़ा लीजिए। तो इस तरह से आपको इसे बढ़ाना है। अब आता है बात 19B पर, विजिट सीट। आपको एक विजिट सीट दी जाएगी, उस विजिट सीट पर जो भी आएगा वो अपने हस्ताक्षर करेगा। कितने हैं, तो इस विजिट सीट के अनुसार मतदान भ्रमण करने आगंतुक के विवरण आप लिखेंगे, भ्रमण करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम यहाँ पे लिख देंगे। विजिट सीट आपकी अलग भी होगी, लेकिन इसमें भी आपको भरना है। भ्रमण का किस टाइम में उन्होंने भ्रमण किया, मतदान प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण, शांतिपूर्ण घटना यदि कोई हो तो इसमें लिख देंगे, और भ्रमण के समय तक डाले गए मतों की संख्या।
17A के अनुसार कितने हैं और ईवीएम के अनुसार कितने हैं। तो इसमें भ्रमण करने वालों के बारे में डिटेल में यहाँ पे लिखा जाएगा। वैसे पीठासीन की डायरी में विजिट सीट का बारे डिटेल पहले नहीं होती थी, विजिट सीट अलग से मिलती थी। देखिए इस बार क्या होगा वो वहीं जाके पता चलेगा, लेकिन आप अगर इस तरह मिलता है तो आप इसको भर लीजिए और विजिट सीट अपनी अलग भर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए 20A। अब देखिए क्या होता है, 6 बजे तक आपकी मतदान की समय है, 6 बजे आपको गेट बंद करा देना है। अब गेट बंद कराने पे एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि एक भी मतदाता ना हो लाइन में, और ऐसा भी हो सकता है कि 5 से 10, 15, 20 मतदाता लाइन में हों। तब आपको क्या करना है, जब गेट बंद हो जाएगा जो सबसे लास्ट में लाइन में लगा हुआ है उसे 1 नंबर की पर्ची देनी है, उससे पहले वाले इसको 2 नंबर की। इस तरह से आप पर्ची दे देंगे उनको, कितने लोग थे। तो देखिए वही डिटेल आपको इसमें भरनी है कि मतदान समाप्त होने के समय कतार में लगे मतदाताओं की संख्या मान लीजिए 20 थे, तो हमने 20 यहाँ पे लिख दिया। अंतिम मतदाता के रूप में मत देने के पश्चात मतदान की समाप्ति का समय, किस समय आपका मतदान समाप्त, तो मान लीजिए आपका 6:20 पर मतदान समाप्त हुआ, तो वो समय आप यहाँ पे लिख देंगे। निर्वाचन अपराधों का विस्तार वर्णन, कोई इस तरह अपराध हुआ है तो ठीक है, नहीं तो इसको भी आप नील कर देंगे। वैसे तो ऐसा होता नहीं है क्योंकि बहुत सुरक्षा रहती है। मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के अंदर का मत का प्रचार हुआ है, नहीं हुआ तो क्रॉस कर देंगे। मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण करना, ये इस तरह का। मतदान केंद्र पर किसी सूचना की सूची की अन्य दस्तावेज कपटपूर्ण बिगाड़ना, नष्ट करना, ये भी आपका अगर नहीं है तो कट कर देंगे। मतदाताओं को रिश्वत देना, क्योंकि आपको तो पता नहीं कौन मतदाता को रिश्वत दे रहा है नहीं दे रहा, तो आप इसको कट कर देंगे। मतदाताओं व अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना, तो ये ज़्यादातर आपके नील होते हैं क्योंकि आपको बाहर का नहीं पता होता कि बाहर क्या हो रहा है। मतदान केंद्र पर कब्जा करना, इस तरह की परिस्थिति वैसे नहीं आती क्योंकि बहुत सुरक्षा होती है, तो आप इससे भयभीत ना हो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां। देखिए 12 नंबर पर है, क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उत्पन्न हुई? बलवा, खुली हिंसा, प्राकृतिक विपत्ति, बूथों पर कब्जा, मतदान मशीन का विफल होना या अन्य कारण। अगर इन किसी कारण की वजह से आपका मतदान डिस्टर्ब हुआ तो वो कारण आप यहाँ पे लिख देंगे। वैसे नहीं होता तो आप इसको डैश क्रॉस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 23 नंबर पर है, देखिए क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी मतदान मशीन को पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीनकर ले जाया गया? वैसे तो नहीं होता। आकस्मिक या जानबूझकर खराब या नष्ट किया गया, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि पीठासीन तो आकस्मिक जानबूझ के नहीं करेंगे। क्षतिरूप या प्रतिरूपेण छेड़छाड़ कर मतदान को दूषित किया गया, अगर नहीं है तो आप इसको क्रॉस कर देंगे, नील कर देंगे। वैसे ज़्यादातर नहीं होता। उसके बाद 24 नंबर पर है, अभ्यर्थियों अभिकर्ताओं द्वारा गंभीर शिकायतें, नहीं है तो आप नील कर देंगे। विधि या व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या, नहीं है तो नील कर देंगे। मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई हो, नहीं। क्या मतदान के प्रारंभ के पूर्व या यदि आवश्यक मतदान के बीच में किसी मतदान मशीन के उपयोग में लाने के समय जो आवश्यक घोषणाएं की गई हों, अगर घोषणाएं हैं तो टिक कर देंगे, नहीं है तो नहीं है क्योंकि अगर मशीन सही चल रही है तो आपको कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ स्थान लिखेंगे, यहाँ पर दिनांक लिखेंगे और यह पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर देंगे। इसके साथ साथ देखिए इसमें जगह बच रही है, यहाँ पर आपको एक बात बहुत ध्यानपूर्वक लिखनी है, मतदान शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो गया है। ये बात आपको, मतदान शांतिपूर्ण, मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिए मतदान शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो गया है, किसी प्रकार की कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हुई है, और यहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर देंगे। ये बात आपको जरूर यहाँ पे लिखनी है। तो इस तरह से आपको पीठासीन अधिकारी की डायरी भरनी है। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।